अस्सलाम वालेकुम। रैपिड रिवीजन सेशन का डे 6 जिसमें हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीआरपीसी और पीपीसी से को जो है वो बड़े डिटेल में डिस्कस करना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों लेक्चर्स को जरूर देखें और पूरा देखें और फोकस करके देखें, आपको बहुत फायदा होगा। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना वक्त वेस्ट किए। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 1898। अब ये केम इनटू फोर्स कब हुआ, याद रखिएगा डेट 1 जुलाई 1898 में। और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है पूरे पाकिस्तान में होती है। और अगर मैं सीआरपीसी का पर्पस बताऊं तो इसका पर्पस बेसिकली जो था वो ये है कि क्रिमिनल प्रोसीजर्स को एक ज़ाब्ते की शक्ल में जो है वो बयान किया जाए ताकि आसानी के साथ जो है उसको लागू किया जा सके। अब इसको क्योंकि स्पेसिफिक बना दिया गया है तो स्पेसिफिक पोर्शन जो है हमारे पीरा एसडीओ के सिलेबस में है, उसमें सबसे पहला पोर्शन है अरेस्ट का। तो अरेस्ट में याद रखिएगा सबसे पहला पॉइंट सेक्शन नंबर 46 हमें बताता है हाउ टू अरेस्ट इज मेड, कि अरेस्ट कैसे की जाए। पहले तो ये ख्याल किया जाए कि बंदा जो है, मुजरिम जो है वो विलिंगली अपनी मर्जी से जाना चाहिए। अगर वो अपनी मर्जी से नहीं जाता, अपनी मर्जी से नहीं चलता, तो फिर अरेस्ट कैन बी डन बाय टचिंग और होल्डिंग द पर्सन बॉडी। तो फिर पर्सन की बॉडी को टच करके, होल्ड करके, पकड़ करके जो है वो ले जाया जा सकता है, अनलेस दे विलिंगली गो टू द पुलिस। जब वो पुलिस के पास थाने के अंदर जो है वो अपनी मर्जी से जाना ना चाहे। उसके बाद है जी अरेस्ट विदाउट वारंट, सेक्शन 54। ये याद रखते जाएंगे, बड़े अहम पॉइंट्स हैं। पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट के। और याद रखिएगा अगर अगर मुजरिम ने कोगनाइजेबल ऑफेंस किया हो, यानी ऐसा ऑफेंस किया हो जो नॉन बेलेबल हो, तो फिर उसके लिए वारंट का होना जरूरी नहीं है। पुलिस के पास अख्तियार है कि वो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और कंप्लेंट को सामने रखकर जो है वो बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इसके बाद प्राइवेट अरेस्ट की तरफ अगर हम बात करें तो सेक्शन 59 के मुताबिक एनी प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट समवन हु कमिट अ नॉन बेलेबल एंड कोगनाइजेबल ऑफेंस और इज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अगर कोई प्राइवेट पर्सन जो है वो क्या करे, अरेस्ट करे, आम तौर पर वो सिर्फ उसी हालत में अरेस्ट कर सकता है जब जो है वो नॉन बेलेबल या नॉन कोगनाइजेबल ऑफेंस जो है वो उससे प्रोक्लेम्ड हो जाए। तो सेक्शन 59 जो है ये प्राइवेट अरेस्ट के बारे में है कि प्राइवेटली जो है किनको अरेस्ट करवाया जा सकता है, यानी कि वो बंदा जो पुलिस के महकमे में ना हो तो वो किसको किस तरह से जो है वो अरेस्ट करवा सकता है। इसके बाद डिटेंशन लिमिट की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कि सेक्शन 61 हमें बताता है कि कोई भी अरेस्टेड पर्सन जो है वो पुलिस कस्टडी में 24 घंटे से ज्यादा टाइम तक नहीं रखा जा सकता। यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर या 24 घंटे में इसको पुलिस कस्टडी में होना जरूरी है, और विदाउट बीइंग टेकन बिफोर अ मजिस्ट्रेट। और फिर इसको किसके सामने पेश किया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। अगर मैं सर्च ऑफ अ पर्सन की बात करूं तो इसका सेक्शन 51 है, पुलिस कैन सर्च द अरेस्ट पर्सन। पुलिस जो है वो अरेस्ट पर्सन को सर्च कर सकती है, उसकी तलाशी ले सकती है, एंड टेक ऑल एटम्स एक्सेप्ट नेसेसरी क्लोथिंग। तो वो उसके सारी के सारी जो चीजें हैं वो उसको अपने कब्जे में कर सकती है, उनको ले सकती है, सिवाय किसको छोड़कर, उसके जो नेसेसरी क्लोथ हैं उनको छोड़कर। अगर सर्च ऑफ वुमेन की बात करें तो इसका सेक्शन जो है बेटा 52 है, और ये सेक्शन हमें बताता है कि वुमेन मस्ट बी सर्च्ड ओनली बाय अनदर वुमेन, कि वुमेन को कोई दूसरी वुमेन ही क्या करेगी, सर्च करेगी। एंड रिस्पेक्ट फॉर डिसेंसी, यानी कि उसमें उसके इज्जत और एहतराम का जो है वो ख्याल रखा जाएगा, यानी कि उसकी जो हुर्रियत है उसका ख्याल रखा जाएगा, उसके पर्दे का जो है वो ख्याल रखा जाएगा। अब अरेस्ट के बाद हमारे पास कुछ सेक्शंस आते हैं सर्च के। सर्च में सबसे पहले है समन टू प्रोड्यूस, सेक्शन 94। द कोर्ट और पुलिस कैन ऑर्डर एनी पर्सन टू ब्रिंग अ डॉक्यूमेंट और एटम नीडेड फॉर इन्वेस्टिगेशन और क्राइम। कोर्ट या पुलिस जो है किसी भी शख्स को
ऑर्डर कर सकती है कि वो क्या करे, इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल के दौरान अगर किसी को, पुलिस को डॉक्यूमेंट की मदद जरूरत है या कोई ऐसा एटम जरूरत है जो उस वक्त मौके पर हेल्प कर सकता है, तो पुलिस जो है किसी भी शख्स को ये ऑर्डर कर सकती है कि ये डॉक्यूमेंट और एटम जो है वो पार्टिकुलरली ले आए। अगर मैं सर्च वारंट की बात करूं तो इसका सेक्शन जो है वो 96 है और ये हमें बताता है द कोर्ट कैन इशू अ सर्च वारंट। तो सर्च वारंट को कौन इशू करती है, आप बताएंगे, कोर्ट करता है। इफ इट बिलीव द पर्सन मे नॉट ओबे द समन और इफ अ जनरल सर्च इज नीडेड। अब कोर्ट कब जो है वो सर्च वारंट इशू करेगी, जब कोई बंदा जो है वो समन का जवाब ना दे, समन की जो है वो खिलाफ वर्जी करे, और इसके अलावा जो है जनरल सर्च अगर नीड हो तो तब भी कोर्ट जो है वो क्या कर सकती है, वो सर्च वारंट इशू कर सकती है। अगर मैं सर्च फॉर स्टोलन प्रॉपर्टी की बात करूं, चोरी के हवाले से, तो इसका सेक्शन जो है वो याद रखिएगा 98 है। मैजिस्ट्रेट कैन अलाउ अ सर्च ऑफ एनी प्लेस सस्पेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर कीपिंग स्टोलन गुड्स और फॉरेज्ड डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई जो है अपने जाली डॉक्यूमेंट्स हैं या चोरी की हुई अशियां हैं वो किसी जगह छुपाता है, तो मजिस्ट्रेट जो है वो इजाजत देता है कि उसकी क्या की जाए, प्रॉपर सर्च की जाए। प्रोसीजर ऑफ सर्च जो है ये बेसिकली सेक्शन 103 में आता है। द सर्च मस्ट बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ एट लीस्ट 2 रिस्पेक्टेबल लोकल विटनेस। हमेशा जब भी सर्च की जाए तो सर्च के दौरान 2 जो हैं वो काबिल भरोसा मुअज़्ज़ज़ गवाहान जो हैं उनका मौजूद होना जरूरी है। अ लिस्ट ऑफ चीज एटम मस्ट बी मेड, और सर्च के दौरान जो जो चीजें मिले उनकी उन विटनेसेस के सामने जो है एक लिस्ट बनाना भी जरूरी है। द ऑनर ऑफ द ऑक्यूपेंट ऑफ द प्लेस हैज द राइट टू बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द सर्च। आमतौर पर जो मालिक है वो मुकम्मल ताउन करें और सर्च के दौरान जो है वो पूरी की पूरी जो है एहतियात से काम लिया जाए। अगर मैं पुलिस सर्च ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन की बात करूं तो इसका सेक्शन कौन सा है, इसका सेक्शन 165। इसमें द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कैन सर्च एनी प्लेस विदाउट वारंट, यानी एसएचओ जो है वो किसी वक्त भी किसी जगह की भी तलाशी जो है वो ले सकता है अपने एरिया के अंदर रीजनेबल ग्राउंड्स में, और आम तौर पर जो है इसका रिकॉर्ड रीजन के साथ राइट करके देगा। कुछ सर्चेस जैसा कि बैंक अकाउंट्स हैं या एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके बारे में फिर एक अलग कानून है, एक अलग तरीकाकार है, लेकिन पुलिस जो है वो सर्च ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ऑफिसर के पास अख्तियार है कि वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या कर सकता है, तलाशी जो है वो ले सकता है। नेक्स्ट है बेटा ट्रायल्स। अगर मैं ट्रायल की बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास आता है ज्यूरिसडिक्शन एंड कोग्निजेंस। तो ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ ट्रायल सेक्शन 177 हमें बताता है अ केस शुड नॉर्मली बी ट्राइड इन अ एरिया वेयर द ऑफेंस वाज कमिटेड। अमूमन केस को उसी जगह सुना जाएगा जहां पर जुर्म हुआ है, यानी कि जिस एरिया में जुर्म होगा अमूमन केस का फैसला भी वहीं होगा। कॉग्निजेंस बाय द मजिस्ट्रेट सेक्शन 190। मजिस्ट्रेट जो है वो नोटिस ले सकता है ऑफेंस का बेस ऑन, किसकी बेस पर, किसी ने कंप्लेंट की तो कंप्लेंट की बेस पर, पुलिस रिपोर्ट की बेस पर, और इसके अलावा पर्सनल नॉलेज या इंफॉर्मेशन जो मजिस्ट्रेट को रिसीव हुई। तो इन तीनों बेसिस में से कंडीशंस जो भी बनेगी तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, वो नोटिस ले सकता है ऑफेंस का, और इसका जो सेक्शन है हमारे पास याद रखिएगा वो सेक्शन 190 है। अगर मैं नेक्स्ट बताऊं आपको फ्रेमिंग ऑफ चार्ज सेक्शन 242, यानी अ फॉर्मल चार्ज इज मेड एंड एक्यूज्ड इज आस्क्ड व्हेन एडमिट आर डिनाइड। अब देखिए आमतौर पर जो है 2 कंडीशंस क्रिएट हो गई। मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मुलजिम से पूछेगा भाई क्या आपने ये जुर्म किया है। अगर मुलजिम मान लेता है कि उसने ये जुर्म किया है फिर तो फैसला हो गया कि उसको उस जुर्म के मुताबिक सजा मिलेगी। अगर मुलजिम नहीं मानता कि मैंने ये जुर्म नहीं किया तो फिर क्या किया जाएगा, गवाहों को सुना जाएगा और बाकी जो मुकदमा है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अब 2 कंडीशन पैदा होंगी, या तो मुलजिम बेगुनाह होगा या गुनाहगार होगा। अगर मुलजिम बेगुनाह है तो फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, ब्री कर दिया जाएगा, और अगर मुलजिम जो है वो गुनाहगार है
तो फिर उसको उसकी सजा मिलेगी। तो सेक्शन 420 अपना 242 जो है 242 जो है ये फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से मुतालिक है। अगर मैं प्रोसीजर सेक्शन 244 की बात करूं तो ये डिनाइज द चार्ज। अगर एक्यूज क्या करे, चार्ज को डिनाई करे, द मजिस्ट्रेट हेयर बोथ प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस एविडेंस, यानी कि वो जो वकील होगा उसको और उसके डिफेंस में जो आमतौर पर वकील मौजूद होगा उस मुलजिम के दोनों को क्या करेगा, सुनेगा। इक्वेटल सेक्शन 245, इफ गिल्ट इज नॉट प्रूव्ड, अगर गलती साबित ना हो, मजिस्ट्रेट इक्वेट्स द एक्यूज, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मुलजिम को क्या कर देगा, बरी कर देगा, इक्वेट्स कर देगा। कन्विक्शन सेक्शन 245 पार्ट 2, इफ गिल्ट इज प्रोवाइड, अगर जो है गिल्ट क्या हो, प्रूव्ड हो, साबित हो जाए, तो मजिस्ट्रेट सेंटेंसेस द एक्यूज्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो फिर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, जो मुलजिम है, अब जो मुजरिम बन गया है उसको जो है वो कानून के मुताबिक सजा देगा। अगर मैं पावर ऑफ एक्यूट एनी टाइम की बात करूं तो इस हवाले से सारी डिस्कशन जो है वो हमारे सेक्शन 249 पार्ट ए में मौजूद है। मजिस्ट्रेट कैन इक्वेट द एक्यूज्ड एट एनी स्टेज, मजिस्ट्रेट जो है वो किसी भी स्टेज पर क्या कर सकता है, एक्वेट कर सकता है, याद रखिएगा, सजा दे सकता है, बंदे को छोड़ सकता है, इफ द चार्ज अपेयर ग्राउंडलेस, अगर चार्ज जो है वो कोई मीनिंगफुल ना हो, तो फिर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, वो एक्यूज्ड को, मुलजिम को क्या कर देगा, इक्वेक्ट कर देगा, मीन बरी कर देगा। इसके बाद अगर मैं मजिस्ट्रेट के ट्रायल्स के ऊपर बात करूं तो सेंटेंसिंग पावर ऑफ मजिस्ट्रेट, सेंटेंसिंग पावर ऑफ मजिस्ट्रेट जो है ये सेक्शन 32 है। इसमें मजिस्ट्रेट की बेसिकली 3 क्लासेस बताई गई हैं, फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। जो फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट है ये 3 साल तक क्या कर सकता है, इम्प्रिजनमेंट दे सकता है और 45,000 तक फाइन लगा सकता है। दूसरी क्लास का जो मजिस्ट्रेट है ये 1 ईयर तक इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, जेल अप कर सकता है और 15,000 जुर्माना लगा सकता है। और जो थर्ड क्लास का मजिस्ट्रेट है ये 1 मंथ तक जेल में रख सकता है, जे इम्प्रिजनमेंट करवा सकता है और 3,000 तक फाइन जो है वो कर सकता है। ये टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ट्रायल बाय द कोर्ट सेशन की बात करूं तो याद रखिएगा, कंडक्टेड बाय प्रोसिक्यूटर सेक्शन 265 ए, सेक्शन 265 ए के मुताबिक जो प्रोसिक्यूटर होगा, सरकारी वकील होगा, वो इसको कंडक्ट करेगा। ऑल ट्रायल्स इन द कोर्ट ऑफ सेशन आर कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसको कौन कंडक्ट करेगा, आप याद रखेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो इसको कंडक्ट करेगा। और ऑल द ट्रायल इन द कोर्ट सेशन आर कंडक्टेड बाय, जी तो नेक्स्ट है जी प्रोसीजर सेक्शन 265 बी, 265 H, ये जो 4-5 छोटे गैप वाले सेक्शंस है ना, ये क्या कहते हैं, गिविंग अ कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू द एक्यूज्ड। आमतौर पर जो है जो कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट हैं एक्यूज के वो प्रोवाइड किए जाते हैं। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, चार्ज की नोयत जो है वो प्रोवाइड की जाती है, यानी एफआईआर होगी, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा, रिकॉर्डिंग प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस एविडेंस, तो फिर डिफेंस एविडेंस और जो इस्तिखासा है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। फाइनल जजमेंट जो है ऑफ द इक्वेटल और कन्विक्शन, यानी कि जजमेंट जो है वो फिर फैसला देगी, जज फैसला देगा कि आया हमने मुजरिम को क्या करना है, मुलजिम को, मुजरिम है या मुलजिम जो है वो बरी है। अगर इक्वेटल है तो इसको फ्री कर दिया जाएगा, अगर बरी है तो, अगर उसने कोई जुर्म नहीं किया। लेकिन अगर कन्विक्टेड है तो फिर उसको कानून के मुताबिक उसकी सजा मिलेगी। अगर मैं अपील की बात करूं तो जनरल रूल हमें अपील का बताया गया है 404 के अंदर कि नो वन कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट द क्रिमिनल कोर्ट्स जजमेंट अनलेस द लॉ स्पेसिफिकली अलाउ इट। कोई भी क्रिमिनल कोर्ट जजमेंट के खिलाफ अपील नहीं कर सकता जब तक लॉ जो है वो खुद इसकी इजाजत ना दे, याद रखिएगा। अब तो इसके अलावा जो है अपील फॉर सेंटेंस, यानी सजा के खिलाफ अपील। इफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट गिव सेंटेंस, अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करता है, सजा देता है, तो अपील कहां जाएगी, कोर्ट ऑफ सेशन, सेक्शन 408 के मुताबिक कहां जाएगी, कोर्ट ऑफ सेशन में। इफ अ कोर्ट ऑफ सेशन गिव अ सेंटेंस, अगर कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो क्या करता है, वो
सजा देता है ये, तो फिर इस जुर्म साबित करता है, तो फिर अपील गो टू द हाई कोर्ट, तो फिर अपील कहां जाएगी, हाई कोर्ट में जाएगी। और ये बात सेक्शन 410 के अंदर ब्रीफली बताई गई है। अपील इन केस ऑफ इक्वेटल, सेक्शन 417, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट द इक्वेटल ऑर्डर। तो याद रखिएगा, हुकूमत पंजाब जो है वो भी अपील कर सकती है। किसके खिलाफ अपील कर सकती है? इक्वेटल ऑर्डर के खिलाफ, के किसी मुजरिम को बरी करने के लिए ना, जो आमतौर पर ऑर्डर नशर किए जाते हैं उनके खिलाफ अपील कर सकती है। नो अपील इन सर्टेन केसेस, अगर कुछ खास केसेस हों तो इस केसेस में अपील को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो वो खास केसेस कौन से हैं? व्हेन द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, जब कोई मुजरिम अपनी गलती जो है वो क्या कर ले, तस्लीम कर ले, मान ले, तो फिर वो अपना अपील का हक क्या करता है, खो देता है। इन माइनर और पीटी केसेस डिफाइंड इन द कोड, सेक्शन 413 के अंदर। सेक्शन 413 के अंदर अगर ऑफेंस माइनर है, इसमें कुछ भी मतलब के इफेक्टिव नहीं है, तो फिर इस केसेस में या रहम के केस में जो है वो काफी हद तक रिलैक्सेशन मिल जाती है। अगर मैं सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की बात करूं, तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस याद रखिएगा सेक्शन 426 है। जो अपीलेट कोर्ट होते हैं, यानी कि हायर कोर्ट हैव कैन पास द सस्पेंडेड द सेंटेंस, तो वो क्या करते हैं, वो जो है सजा को सस्पेंड कर सकते हैं या रोक सकते हैं। एंड रिलीज द एक्यूज्ड ऑन द बेल व्हाइल द अपील इज टू बीइंग हेयर। तो फिर रिलीज द एक्यूज्ड ऑन बेल, तो उनको बेल पर क्या कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। व्हाइल द अपील इज बीइंग हेयर्ड, फिर अपील को बाद में क्या किया जाता है, सुना जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आपका थोड़ा सा सीआरपीसी का लेक्चर। अगर आपको सीआरपीसी का डिटेल लेक्चर सुनना है क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में, या अगर आपको सीआरपीसी का डिटेल लेक्चर सुनना है जो है मॉक टेस्ट की शक्ल में, तो वो पीरा एसडीओ की प्लेलिस्ट में ये वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाकर जरूर सुनिएगा। अब हम इसका अपने लेक्चर का पार्ट 2 डिस्कस करते हैं, जिसका टाइटल है पाकिस्तान पीनल कोड। तो पाकिस्तान पीनल कोड जो है, इसके जो इब्तदाई सेक्शंस हैं वो बेसिकली कुछ एक्सप्लोरेशन के बारे में है। कि सेक्शन 1 हमें बताता है कि ये जो लॉ है पाकिस्तान पीनल कोड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीसी कहते हैं, अप्लाई थ्रू आउट द पाकिस्तान, ये पूरे के पूरे पाकिस्तान में क्या है, इंप्लीमेंटेड है, पूरे पाकिस्तान में क्या है, एप्लीकेबल है। सेक्शन 2 हमें बताता है इट पनिशेस ऑफेंसेस कमिटेड विद इन पाकिस्तान। तो ये आम तौर पर जो है, आमतौर पर अगर कोई पाकिस्तान का मुजरिम आउटसाइड द पाकिस्तान जो है वो कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो ये उसको भी सजा दे सकता है। इट आल्सो कवर द कमिट आउटसाइड द पाकिस्तान इफ द ऑफेंडर कैन ट्राइड अंडर द पाकिस्तानी लॉ। सेक्शन 4 हमें बताता है इट अप्लाइज टू पाकिस्तानी सिटीजन, गवर्नमेंट सर्वेंट, पाकिस्तानी शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, यानी पाकिस्तान से मंसूब जितनी भी चीजें हैं तो तमाम पर यह क्या होता है, लागू होता है, जिसमें पाकिस्तानी शहरी भी हैं और हुकूमत के मुलाजिमीन भी हैं। इसके अलावा ऑफेंसेस और ऑन द पाकिस्तानी शिप क्राफ्ट जो है वो शामिल है। सेक्शन 5 जो है बेटा, इट डज नॉट अफेक्ट द मिलिट्री लॉज, ये मिलिट्री लॉज जो है इन पर इफेक्ट नहीं करता। लाइक म्यूटेनिटी है या डेजर्शन है, तो इनके ऊपर ये इफेक्ट नहीं करता। याद रखिएगा, वो एक अलग कानून है मिलिट्री लॉ के, या अदर स्पेशल या लोकल लॉज जो हैं उनके कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर भी इसको बनाया नहीं गया। हमने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी है, जिसमें पब्लिक सर्वेंट एंड देयर लाइबिलिटी पहला पोर्शन है। हु इज अ पब्लिक सर्वेंट, सेक्शन 21 के मुताबिक, सेक्शन 21 के मुताबिक पब्लिक सर्वेंट कौन है, तो आप बताएंगे कि गवर्नमेंट ऑफिसर, जजेस, सोल्जर, कोर स्टाफ, पुलिस है, जेल ऑफिसर्स हैं, इलेक्शन स्टाफ है, और इसके अलावा कोई और बंदा जो पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करे वो क्या कहलाता है, वो पब्लिक सर्वेंट कहलाता है। इसके बाद है बेटा बेरी सेक्शन 161, ये जो है बेरीबरी जो है रिश्वत का सेक्शन कौन सा है, तो याद रखिएगा ब्रेबरी का सेक्शन जो है वो 161 है। इफ पब्लिक सर्वेंट टेक अ ब्राइब फॉर डूइंग एन ऑफिशियल एक्ट, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जो है ऑफिशियल काम करने में रिश्वत लेता है तो उसकी पनिशमेंट कितनी होगी, 3 ईयर तक पनिशमेंट होगी, और साथ में उसको जेल भी जाना पड़ सकता है।
इसके अलावा फाइन और जेल दोनों भी हो सकते हैं। डिसओबेइंग द लॉ, सेक्शन 166, इफ पब्लिक सर्वेंट नोइंगली डिसओबे द लॉ, अगर पब्लिक सर्वेंट जानते हुए लॉ की खिलाफ वर्जी करेगा, द हार्म समवन, या किसी को नुकसान पहुंचाएगा, तो पनिशमेंट इज अप टू 1 ईयर इन द जेल, फाइन आर बोथ। तो फिर 1 साल तक उसको क्या कर दिया जाएगा, कैद कर दिया जाएगा, उसको जेल भी हो सकती है और इसके अलावा उस पर फाइन भी हो सकता है और दोनों काम भी हो सकते हैं। फ्रेमिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट, सेक्शन 167, इफ अ पब्लिक सर्वेंट क्रिएट अ फॉल्स और इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट, अगर पब्लिक सर्वेंट जो है वो फॉल्स या इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट देता है टू कॉज इंजरी, पनिशमेंट अप टू 3 इयर्स इन द जेल, तो फिर उसको जो है 3 साल तक कैद और जुर्माना या फिर दोनों सजाएं जो हैं वो दी जा सकती हैं। यानी पहले पोर्शन में हमें ज्यादा फोकस किया गया है किसके ऊपर, कि पब्लिक सर्वेंट जो है वो होता कौन है, और जो ब्रेबरी है, रिश्वत है, इसके मुतालिक क्या जो है हमारे असूल हैं, क्या कानून है। इसके बाद बेटा pretending to be public servant, section 170, any pretending to be public servant and acting as one can be punished up to 2 years in jail, fine or both। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जो है वो प्रिटेंडिंग करता है पब्लिक सर्वेंट की, तो फिर उसको 2 साल तक जेल, फाइन और इसके अलावा जो है वो दोनों सजाएं दी जा सकती है। अनलॉफुल ट्रेड बाय द पब्लिक सर्वेंट, सेक्शन 168, इफ पब्लिक सर्वेंट इलीगली इंगेज इन द ट्रेड और बिजनेस, अगर पब्लिक सर्वेंट जो है वो ट्रेड या बिजनेस के अंदर इलीगली अरेंज्ड है, इंगेज है, तो उसको 1 साल तक जेल, फाइन और इसके अलावा जो है दोनों सजाएं हो सकती हैं। इसके बाद ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक स्टेट, स्टेट के खिलाफ जो ऑफेंस है, जैसे वेजिंग वार है, सेक्शन 121 के मुताबिक, स्टार्ट और अटेम्प्टिंग टू स्टार्ट वार अगेंस्ट पाकिस्तान इज पनिशेबल, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करना जो है, या जंग करना, या जंग साजी करना, या जंग का मंसूबा बनाना, ये क्या है, पनिशेबल है विद डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड फाइन। इसमें सजाए मौत भी दी जा सकती है, उम्र भर कैद भी करवाया जा सकता है और इसके अलावा बहुत भारी भरकम जो है वो जुर्माना जो है वो भी किया जाता है, याद रखेंगे। इसके बाद है बेटा वेजिंग वार, सेक्शन 121, स्टार्टिंग और अटेम्प्टिंग द वार अगेंस्ट पाकिस्तान। इसके बाद है सेडिशन, सेक्शन 124A, तो इसके मुताबिक स्प्रेड हेटर्ड और डिसअफेक्शन अगेंस्ट द एनवायरनमेंट, कोई माहौल को खराब करे, माहौल में खराबी का बायस बने, लोगों में अभाम डाले, तो उसको भी लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट हो सकती है जुर्माने के साथ, या फिर 3 साल तक उसको कैद हो सकती है, उसको जेल में रखा जा सकता है विद फाइन और उसको जुर्माना भी किया जाएगा। अनलॉफुल असेंबली, सेक्शन 141, यानी कि 5 और मोर पीपल जो हैं अगर गैदर किसी कॉमन इलीगल पर्पस के लिए, वो फोर्स लाइक यूजिंग फोर्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट के खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल है, रेस्टिंग लॉ है, कमिटिंग मिसचीव्स हैं, तो इसको हम नाम क्या देंगे, इसको हम नाम देंगे अनलॉफुल असेंबली का। यानी कि असेंबली मीन लोगों का इकट्ठा होना, और अनलॉफुल क्योंकि ये साजिशी असेंबली है, किसी फैसला साजी से मुताल्लिक जो है इसको नहीं बनाया गया। उसके बाद है रियोटिंग जो है, सेक्शन 146 है, इफ वायलेंस और फोर्स इज यूज्ड टू अनलॉफुल असेंबली, अगर इसमें हम फोर्स का इस्तेमाल करें, एवरी मेंबर इज गिल्टी ऑफ रोइटिंग, तो फिर हर जो मेंबर होगा वो इसका बराबर का शरीक होगा और इसकी जो पनिशमेंट है वो 2 साल तक क्या हो सकती है, जेल हो सकती है और इसके अलावा फाइन हो सकता है, या फिर ये दोनों सजाएं जो हैं ये हो सकती हैं, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक एंड स्टेट, अगर फॉल्स एविडेंस है, सेक्शन 193 के मुताबिक, गिविंग और मेकिंग द फॉल्स एविडेंस इन द कोर्ट पनिशेबल अप टू 7 years इन द जेल और अ फाइन। तो याद रखिएगा बेटा, कोर्ट में फॉल्स एविडेंस की सजा क्या है, 7 साल तक कैद और भारी भरकम जुर्माना है। अगर मैं हार्बरिंग ऑफेंडर्स की बात करूं, जिसका सेक्शन 212 है, हाइडिंग और हेल्प अ क्रिमिनल एस्केपिंग पनिशमेंट, कोई भी बंदा क्या करता है, हार्बर करता है, मदद करता है, क्रिमिनल को जेल तोड़ने में, फरार करने में जो है वो मदद करता है, तो उसको हम नाम देते हैं हार्बोरिंग ऑफेंडर्स, याद रखिएगा। और पनिशमेंट डिपेंड्स ऑन द मेन ऑफेंस, और पनिशमेंट जो है वो किस पर डिपेंड्स करती है,
मेन ऑफेंस के ऊपर, जो कि 5 इयर्स इन जेल, जिसमें 5 साल तक क्या हो सकती है, जेल हो सकती है। और इसके अलावा जो है याद रखिएगा सजाए मौत भी हो सकती है, क्योंकि एक सख्त कानून है ये। इसके बाद बेटा अगर मैं अबिटमेंट की बात करूं तो याद रखिएगा अबिटमेंट जो है ये बेसिकली डेफिनेशन इसकी सेक्शन 107 में बताई गई है कि अ पर्सन अबिट आर ऑफेंस इफ दे इनकरेज आर इंस्टिगेट समवन टू डू इट। तो अबिट पर्सन जो है उसके बारे में इनकरेज आर इन्वेस्टिगेट जो है उसमें वो मदद करे, कॉन्स्पायर द अदर्स टू कमिट इट, दूसरों को मजबूर करे, इनहेंस करे कि वो ये करे, एंड हेल्पिंग इन कमिटिंग इट, और फिर एक कमिटमेंट के साथ जो है इन चीजों को क्या करें, जोड़े। पनिशमेंट फॉर अबिटमेंट जो है वो बेसिकली सेक्शन 109 के अंदर बताई गई है। इफ द मेन ऑफेंस इज कमिटेड द अबिटर गेट्स द सेम पनिशमेंट एज द मेन ऑफेंडर। तो अगर जो है मेन ऑफेंस सरजद हो जाए तो जिस तरह मेन ऑफेंस को सरंजाम देने वाला है उसको सजा मिलेगी, जो अबिटर है मंसूबा साज है उसको भी उसी के मुताबिक क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी। अगर मैं डिफरेंट एक्ट्स की बात करूं तो सेक्शन 111 के अंदर 111 के अंदर जो है ये बताया गया है कि इफ द फाइनल एक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज प्लान्ड, अगर फाइनल एक्ट जो है वो प्लानिंग से डिफरेंट हो, अबिटर इज स्टिल लाइबल इफ इट वाज अ लाइकली रिजल्ट ऑफ देयर अबिटमेंट। अगर जो है ये बड़ा अहम पॉइंट है, अगर फाइनल रिजल्ट क्या हो, अबिटर की बात से मुख्तलिफ, उसके बावजूद भी अबिटर क्या होगा, मुजरिम होगा। क्यों? क्योंकि वो जो काम करना चाहता था वो अपना काम कर गया। अबिटमेंट व्हेन द ऑफेंस नॉट, सेक्शन 115, अगर जो है ऑफेंस नहीं होता, किसी वजह से वो करिश्मा होता है, वो बच जाता है, तो फिर क्या होता है, डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लेकिन इसके बावजूद भी जो अबिटर होता है उसको सजाए मौत तक हो सकती है। लेकिन अगर एक्चुअल कमिटमेंट यानी कि एक्चुअली कमिटेड ना हुआ हो जुर्म, तो फिर उसको जो है वो 7 साल तक सजा और इसके अलावा भारी जुर्माना जो है वो हो सकता है। इसके बाद अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करूं जिसका सेक्शन 120A है, व्हेन 2 और मोर पीपल एग्री टू डू समथिंग इलीगल, जब किसी इलीगल काम को करने में 2 या 2 से ज्यादा लोग एग्री हों, तो याद रखिएगा जो लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन जो है इसको हम नाम देते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो या फिर जो लीगल एक्ट है उसको इलीगल तरीके से करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जिक्र जो है वो सेक्शन 120A में आए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। और अगर आपने हमारा नई अपडेट्स के लिए, पीपीएससी की तैयारी के लिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप इसमें ऐड हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।